गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग हाई स्कूल का अर्थात कक्षा 10 का लेसन 4 कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 4 कार्बन और यौगिक। कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। गौर से समझिएगा बच्चों, आज इस लेसन के बारे में हम सामान्य जानकारी आप लोगों को देंगे जिससे इस लेसन को पढ़ने में आसानी होगी। तो आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्बन किसे कहते हैं। कार्बन सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन का जो संकेत होता है वह C होता है। क्या होता है बच्चों? C होता है और यह सभी जीव जंतुओं का मूल आधार होता है। कार्बन क्या होता है बच्चों? सभी जीव जंतुओं का मूल आधार होता है। सभी जीव जंतुओं का क्या होता है बच्चों? मूल आधार होता है। अर्थात कार्बन जो होता है जीव जंतु पशु पक्षी, जीव जंतु में ही आते हैं। पशु पक्षी मनुष्य आदि में पाई जाती है। क्लियर हो गया बच्चों? इसके अतिरिक्त यह पौधों में भी पाई जाती है। क्लियर हो गया बच्चों? गौर से समझिएगा, यह जीव जंतुओं का मूल आधार है। अर्थात जीव जंतु का मतलब पशु पक्षी मनुष्य में पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त ये पौधों में भी पाई जाती हैं। क्या भैया? कार्बन पौधों में भी पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो क्लियर हो गया, इतना तक हमको जानकारी मिल गई। इसके अतिरिक्त जरा गौर से समझिएगा, यह हमारी भूपर्पटी में अर्थात जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उस ऊपरी परत में भी पाई जाती हैं। कार्बन कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत में, जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं। अर्थात ये भूपर्पटी में भी पाई जाती हैं। 0.2% पाई जाती हैं। कार्बन भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट में 0.2% पाई जाती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? गौर से समझिएगा, यानी हमारी पृथ्वी में भी पाई जाती हैं और पृथ्वी में इनकी मात्रा कितना है बच्चों? केवल 0.2% है। आप लोगों को क्लियर हो रहा है बच्चों? यहां तक ये चीज हम समझ गए। अच्छा, ये हम समझ गए तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाई जाती है ये भी तो हमको जानना है। वायुमंडल में बच्चों यह 0.3% पाई जाती है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? 0.3%। तो देखिए हम लिख रहे हैं कार्बन वायुमंडल में 0.3% पाई जाती है। कितना प्रतिशत पाई जाती है बच्चों? 0.3% पाई जाती है। अब एक चीज और बच्चों जान ले हम लोग, यह वायुमंडल में कार्बन किस रूप में पाई जाती है? यह वायुमंडल में कार्बन किस रूप में पाई जाती है? प्रश्न उठता है कि
बताइए कार्बन वायुमंडल में किस रूप में पाई जाती है। तो बच्चों यह वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आपसे पूछ दे कि भूपर्पटी में कार्बन किस रूप में पाई जाती है, तो हम बताएंगे कि भूपर्पटी में यह कार्बोनेट बाई कार्बोनेट पेट्रोलियम तथा गैस के रूप में। अच्छा, फिर गौर से समझना बच्चों, हम करें कार्बन भूपर्पटी में किस रूप में पाई जाती है? या तो कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, या तो बाइकार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, या तो पेट्रोलियम के रूप में पाई जाती है, या तो गैस के रूप में, अर्थात इन सभी रूपों में ये पाई जाती हैं। अब आइए बच्चों, कार्बन की संयोजकता हम जानते हैं। कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की संयोजकता। अब कार्बन की संयोजकता कैसे जानते हैं भैया? गौर से समझिएगा। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विन्यास 2 और 4 होता है। कितना होता है बच्चों? 2 और 4 होता है। क्लियर हो गया? और गौर से देखिएगा, ये सबसे बाहरी कोष आपकी यही है। सबसे बाहरी कोष क्या है भैया? यही है। सबसे बाहरी कोष अर्थात सेल, सबसे बाहरी कोष। और गौर से देखिएगा बच्चों, सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम संयोजकता कहते हैं। तो यहां हम लिख दे रहे हैं, सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम संयोजकता कहते हैं। तो सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं भैया? 4 हैं। इस तरह से कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई बच्चों? 4 हो गई। क्लियर हो गया? यानी हम कार्बन की संयोजकता के बारे में जान गए। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक जानते हैं। अब जरा ध्यान देते हैं, संयोजकता कहते किसको हैं, हम इसको जान ले। संयोजकता, गौर से सुनिएगा बच्चों, संयोजकता ये शब्द आया है। क्लियर हो गया? यहां भी संयोजकता शब्द आया है। तो संयोजकता कहते किसको हैं? आइए हम लोग संयोजकता के बारे में जानते हैं। वैलेंसी,
गौर से समझिएगा, कोई भी परमाणु अपनी बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या अक्रिय गैस के समान संरचना प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन या साझेदारी करता है वही संयोजकता कहलाती है। क्लियर हो रहा है बच्चों? गौर से फिर सुनिएगा, हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कोई भी परमाणु अपनी बाहरी शेल में या कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन या साझेदारी करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे परिभाषा हम लिख रहे हैं भैया, कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन या साझेदारी करता है उसे संयोजकता कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, संयोजकता किसे कहते हैं बच्चों? कोई भी परमाणु अपनी बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन या साझेदारी करता है उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों हम ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? ऑक्सीजन O2 लेते हैं। क्लियर हो गया? अब हम O2 में देखते हैं, गौर से देखिएगा बच्चों, तो O2 का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। अगर इसको हम शेल में बांटें तो 2 और 6 होगा। कितना होगा बच्चों? 2 और 6 होगा। तो अब बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो गौर से समझिएगा, यह आपका ऑक्सीजन और ये आपका ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसका भी बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हमने पूरा कर लिया। अब इसके बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे तभी तो संयोजकता पूर्ण होगा। क्लियर हो गया? गौर से समझिएगा। तो ये क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से लेंगे। गौर से समझिएगा, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए बच्चों कैसे ले रहा है, ले लिया। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए इसके भी पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी पास 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से साझेदारी हुई और इसी को हम क्या कह देते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सपोज कर लीजिए हम Cl2 ले रहे हैं। Cl2 तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। बांटेंगे तो कितना होगा? 2 8 7 होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको यानी एक Cl हमारा ये और एक Cl हमारा ये, बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। अब ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, क्योंकि हम परिभाषा में आपको बता चुके हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन या साझेदारी करेगी वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। तो गौर से समझिएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन यह पूरा कर लिया। अच्छा, इस तरह से बच्चों अगर हम आपसे पूछ दें कि ये बताइए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता आप लोग कितना बताइएगा? 2, क्योंकि कितने
8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लिया है? 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी प्रकार से क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई बच्चों? 1 हो गई। क्लियर हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। तो बच्चों अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़े। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, संयोजकता तो जान गए। अब प्रश्न उठता होगा कि ये संयोजकताएं कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात परमाणु कितने प्रकार से जुड़ सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो हम आपको बताने जा रहे हैं। संयोजकता की प्रकार, टाइप्स ऑफ वैलेंसी। संयोजकता 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की। एक हमारी होती है सह संयोजकता, दूसरी होती है वैद्युत या आयनिक संयोजकता, तीसरी होती है उप सह संयोजकता। गौर से बच्चों समझिएगा, संयोजकता 3 प्रकार की होती है। एक आपकी सह संयोजकता, दूसरा वैद्युत या आयनिक संयोजकता, तीसरी आपकी उप सह संयोजकता। जिसमें से बच्चों हम लोगों को सह संयोजकता के बारे में पढ़ना है और आप लोगों को वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता हम इसके अगले टॉपिक में अर्थात धातु और अधातु के तीसरे लेसन में हम पढ़ा चुके हैं, तो इसको कोई पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं सह संयोजकता। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? सहसंयोजकता तथा संयोजी बंध, कोवैलेंसी एंड कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब गौर से समझिएगा, सहसंयोजकता किसे कहते हैं? जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की लेन देन या साझेदारी बराबर की होती है तो उसे ही हम सहसंयोजकता कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की लेन देन या साझेदारी बराबर की होती है तो इसे ही हम सहसंयोजकता कहते हैं। क्लियर हो रहा? तो हम लिख करके बता रहे हैं, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की लेन देन या साझेदारी बराबर की होती है तो उसे सहसंयोजकता कहते हैं। फिर एक बार गौर से समझिएगा बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की लेन देन
क्या बच्चों, लेन देन या साझेदारी बराबर की होती है तो उसे हम सहसंयोजकता कहते हैं। जैसे गौर से समझिएगा, आप दो स्टूडेंट हो और आप लोगों को कोई चीज़ खरीदना है, तो एक स्टूडेंट 1 रुपया दिया और दूसरा स्टूडेंट 1 रुपया दिया, तो आपने 1-1 रुपये की साझेदारी करके उस वस्तु को खरीद लिया, तो इसी को बराबर की साझेदारी कहते हैं और इसी प्रकार की साझेदारी को हम सहसंयोजकता कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की सहसंयोजकता से बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या बच्चों? इस प्रकार की सहसंयोजकता से बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तथा इस प्रकार की संयोजकता से बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, जो ये हमारी सहसंयोजकता बनी है, तो इस प्रकार की सहसंयोजकता में जो बंध बनता है उसी को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे अभी अभी बताएं कि आप 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे किसी वस्तु को खरीदना है, तो दोनों बच्चे बराबर बराबर अर्थात 1-1 रुपया मिला करके उस वस्तु को खरीद लिए। तो आपने 1-1 रुपया मिला करके खरीदा, तो आप लोग के अंदर एक प्रकार का लगाव हुआ, वही लगाव बंध कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, हम H2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों? H2 ले रहे हैं। H2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? बताइएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करें तो ये कही जाएगा, तो ये आपका हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ही हो गया। इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो गौर से देखिएगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन यह इसको देगा तो इसके पास इसका कक्षक पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको देगा तो इसका भी कक्षक पूर्ण हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, बन गया बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हुई कि नहीं हुई? यह हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया और यह हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया। क्लियर हो गया? तो गौर से देखिएगा, तो ये तो पता चल गया, ये सहसंयोजकता हो गया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की संयोजकता से बने बंध को ही हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। देखिएगा बंध कैसे बना बच्चों, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के देखिए बंध बना दिए, यही आपका सहसंयोजी बंध कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? सहसंयोजी बंध कहलाया। इसी प्रकार से एक और ले रहे हैं Cl2। क्या ले रहे हैं बच्चों? Cl2। Cl2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 17 होता है। अर्थात क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो Cl2 में 2 Cl परमाणु हैं, तो हम देखते हैं 1 Cl और 1 Cl। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो कितना आएगा बच्चों? 2, 8, 7। कितना आएगा? 2, 8, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सेल में लिख दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके भी बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, हमने 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया? अब यह क्लोरीन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, हो गया कि नहीं बच्चों? देखिए बराबर की साझेदारी हुई है कि नहीं हुई है बच्चों? 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। यह क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यह क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बराबर की साझेदारी हो गई। और वह बराबर में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए? 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना बच्चों? गौर से देखिएगा, बंध कैसा बना? Cl। देखिए बंध बन गया, यही आपका सहसंयोजी बंध कहलाया। इसी प्रकार से बच्चों हम O2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? O2। O2 में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? आप लोग जानते हैं 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 6 होता है। क्लियर हो गया? तो गौर से देखिएगा, ये आपका 1 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये। क्लियर हो रहा है?
तो बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 हम बना दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से इसके भी बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब गौर से देखिएगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन यह देकर ये ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन यह ले लिया। क्लियर हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यह ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया। देखिए, तो समझ में आ रहा है बच्चों? बोलिएगा आप लोग, क्लियर हो रहा है? तो बंध कैसा बना बच्चों? ओ ओ ओ, देखिए सब सहसंयोजी बंध बन गया। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इसी को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ें। अब आइए बच्चों, सहसंयोजी बंध के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। सहसंयोजी बंध के प्रकार, गौर से समझिएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एकल सहसंयोजी बंध। दूसरा, द्विसहसंयोजी बंध। तीसरा, त्रिसहसंयोजी बंध। संयोजकता के आधार पर कितने प्रकार के सहसंयोजी बंध होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके इनको जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 जाने, एकल सहसंयोजी बंध। अंग्रेजी क्या होती है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। गौर से समझिएगा, जब 2 परमाणुओं के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, जब 2 परमाणुओं के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब 2 परमाणुओं के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। फिर बच्चों गौर से समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं? जब 2 परमाणुओं के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे हम एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका H2, Cl2, F2, I2, ये सभी आपके क्या हैं? HCl, H2O, NH3, CH4, C2H6, इस आदि, ये सभी क्या है बच्चों? सब में एकल सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। जैसे चलिए हम आप लोगों को अब दिखा रहे हैं, H2 ही ले रहे हैं सबसे पहले। H2 में ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है बच्चों?
हम जानते हैं कि इसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो गौर से देखिएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्लियर हो गया बच्चों? तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है कि नहीं बच्चों? एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई है ना। और जब हुई है तो कौन सा बंध बनेगा बच्चों? देखिए, यही आपका एकल बंध या एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। एकल बंध कहिए या एकल सह संयोजक बंध कहिए। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से चलिए एक और ले रहे हैं, Cl2। Cl2 में देखते हैं, Cl एटॉमिक नंबर हम जानते हैं बच्चों कितना होता है? 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करेंगे 2, 8, 7 होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 2 5 2 7, 1 2 3 2 5 और 2 7। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, यह एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई बच्चों, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? देखिए, एकल सहसंयोजक बॉन्ड बन गया कि नहीं बच्चों? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? चलिए इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मिटा दे बच्चों, चलिए नीचे लिख दे रहे हैं, एकल सह संयोजक बंध। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब चलिए हम यहाँ आपको उदाहरण ले रहे हैं HCl का। HCl का तो गौर से देखिएगा बच्चों, हम लोग जान गए HCl में, H में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, और Cl में बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है बच्चों? देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, तो हम बना रहे हैं H बाहरी सेल में, और ये आपका Cl आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन यह ले लिया हाइड्रोजन, और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लिया। क्लियर हो रहा है बच्चों? बराबर की साझेदारी भी हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा जरा हमको बता दीजिएगा। Cl देखिए बन गया। यही आपका एकल बंध कहिए या एकल सहसंयोजक बंध कहिए या सिंगल बॉन्ड कहिए। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से चलिए हम आपको CH4 का ले रहे हैं। किसका ले ले बच्चों? CH4 का। CH4 क्लियर हो रहा है बच्चों? तो CH4 में हाइड्रोजन का हम जानते हैं, कार्बन के लिए हम देखते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर बांटेंगे तो कितना आएगा? बोलिएगा बच्चों, बांटेंगे तो कितना आएगा? 2 और 4 आएगा, यानी सब सेल में बांटेंगे तो कितना आएगा? 2 और 4 होगा। क्लियर हो गया? तो हम ये आपका कार्बन बना दिए, और कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हैं, 1 2 3 4 हो गया बच्चों। तो जरा गौर से देखिएगा, इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सबके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के बाहरी सेल में 4 हैं, 1 2 3 4। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, 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 और ये सभी 1 इलेक्ट्रॉन अब कार्बन को देंगे। देखिए बच्चों, कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है? 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो जरा गौर से देखिएगा बच्चों, अब यहाँ हम आप लोगों को बना रहे हैं C, 1 इलेक्ट्रॉन की साझ इधर बना रहे हैं बच्चों, C 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, ऊपर वाला, बगल वाला H ये आपका है, नीचे वाला H आपका ये है, ये आपका H। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए सिंगल बॉन्ड सब बन गया। तो ये आपका CH4 का है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी को हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब आइए द्विसहसंयोजी बंध हम पढ़ते हैं। द्विसहसंयोजी बंध
डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, द्विसहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? जब दो परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की बच्चों? दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो उसे हम द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो उसे द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे बच्चों देखिएगा, इसका उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है? सबसे पहला उदाहरण इसका O2 है। क्लियर हो गया बच्चों? C2H4 है, C2H4 है। तो हम दोनों उदाहरणों को आप लोगों को दिखा रहे हैं बच्चों, गौर से देखिएगा। ऑक्सीजन में दिखा रहे हैं, O2 में, गौर से देखिएगा। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 8 होता है। अगर सेल में बांटेंगे तो 2 और 6 होगा, अर्थात ऑक्सीजन हमारा क्लियर हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन। अब कितना इलेक्ट्रॉन है भैया बाहरी सेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 4 और 2 6। यहाँ बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो रहा है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यानी बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ये भी पूरा कर लिया, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ये भी पूरा कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास था तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास था तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। क्लियर हो रहा है बच्चों? जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले रहा है तो गौर से देखिएगा, हम लिखे हैं 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है कि नहीं हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो इससे जो बंध बनता है उसी को द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ से एक बांड और यहाँ से एक बांड, देखिए ऑक्सीजन, यही आपका द्विसहसंयोजी बंध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? द्विसहसंयोजी बंध। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से आइए C2H4 का हम लोग देख ले बच्चों। C2H4 हम इसका सब में जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 6 होता है, 2 और 4। क्लियर हो गया बच्चों? ये हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन का तो जानते हैं 1 होता है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, 1 कार्बन और 1 कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। बच्चों ये हाइड्रोजन नीचे भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? तब आइए हाइड्रोजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के बाहरी सेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब जरा गौर से देखिएगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लियर हो गया, तो ये अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये कार्बन हुआ, अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो 4 तो पहले से था इसके पास, 4 और 1, 5 और 1, 6 और 2, 8। क्लियर हो रहा है बच्चों? अर्थात ये इसका इस हाइड्रोजन से तो 2 ले रहा है, कार्बन से भी 2 ले रहा है। तो देखिएगा बच्चों,
समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से ये कार्बन, देखिए इस कार्बन के पास 4 तो पहले से था, तो एक इस हाइड्रोजन से ले लिया 5, इससे ले लिया 6 और 2 इस कार्बन से ले लिया 8। तो देखिए हम बना रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, बन गया। अच्छा, तो अब इसका देखिएगा, ये हमारा कार्बन और ये कार्बन हमने लिख दिया। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है? 2-2 इलेक्ट्रॉनों की। देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। हाइड्रोजन ऊपर 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड। यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, यहाँ सिंगल बॉन्ड। यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, देखिए, तो हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। और हम चाहें तो इसको अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस फार्मूले के हिसाब से। देखिए C12 H2, फिर हम ये देखिए डबल बॉन्ड, ये हमने उतार लिया, C सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, यानी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन CH2। क्लियर हो गया बच्चों। अब चाहें तो इस रूप में एक कदम इसको लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, 1 C और 1 C, 2 C, C2 हो गया, और 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं तीसरा त्रिसहसंयोजी बंध।